तब कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई? कल आपका टिश्यू खत्म हो गया था, पता है ना? मोबाइल साइलेंट करके रखो नहीं तो फ्लाइट मोड में डालो। गरम है क्या? गरम है। चलो, कल जो क्वेश्चन दिए थे बना कि नहीं? सब बन गया? कोई छूटा तो नहीं है? बना, वही तो पूछ रहा हूँ। बना, सब बन गया था? बन ही गया होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ा होगा तो बन गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। चलो, टिश्यू हमने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। सेल और टिश्यू ख़त्म कर चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आते हैं ऑर्गन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, देखो अब यहाँ पे देखो, सेल्स होती हैं, सेल्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू आपस में क्या मिलते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन जब मिलते हैं तो आपस में क्या बनते हैं? सिस्टम। और सिस्टम जब मिलता है तो क्या बनता है? बॉडी। ठीक है, तो यहाँ ये सफर तय हो चुका है, ये भी सफर तय हो चुका है। अब आते हैं ऑर्गन्स और उसके बाद सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम पे हम आते हैं। तो पहला जो हमको सिस्टम पढ़ना है वो कौन सा है? डाइजेस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिक सिस्टम हमको पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्या? डाइजेस्टिक सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिक सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है, चलो अब समझते हैं भाई इसकी ज़रूरत हमको क्यों है। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले उसके इंपॉर्टेंट को समझ लेते हैं कि भाई इसकी हमको ज़रूरत है क्यों है, हम क्यों डाइजेस्टिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे क्या? बिल्कुल मर जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो डाइजेस्टिक सिस्टम में क्या है कि अब देखो ये क्या है, एक सिस्टम है। तो सिस्टम है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिले होंगे और तब जाके ये एक सिस्टम तैयार हुआ। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? तो डाइजेस्टिक सिस्टम का काम क्या होता है? सिंपल सा काम है, खाने को पचाना। अब बहुत सारे ऑर्गन होंगे जो खाने को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते होंगे। जैसे हमारी माउथ है, ठीक है, उसके बाद इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ग्लैंड्स भी यहाँ पे काम करती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड रहती है। ठीक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये जितने ऑर्गन आप देख रहे हैं ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को तैयार करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? डाइजेस्टिक सिस्टम। अब बात आती है कि भैया हमको डाइजेस्टिक सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? अगर नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस को पहले समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि आपके पास बाइक है, ठीक है, बाइक है, उसको चलाना है। तो चलाने के लिए क्या चाहिए? उसमें आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूल उसका क्या है? भोजन है। ठीक है, अब वो फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा, उससे एनर्जी निकलेगी। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी में, अब मान लेते हैं कि भोजन है, मैंने आपका भोजन क्या है? बाइक का फ्यूल। फ्यूल आपने डाल दिया, तो फ्यूल डालने के बाद ऐसा नहीं गाड़ी चलने लगेगी नहीं, उसको आपको जलाना पड़ेगा। जलाएंगे तो कुछ एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी की मदद से वो गाड़ी क्या करेगी? चलेगी। तो अब मान लेते हैं तो वहां पे उसको जलाने का काम कौन कर रहा है? इंजन काम कर रहा है। तो हमारे बॉडी में भी इंजन है, तो वो इंजन कौन है? यही भाई साहब है। अब मान लेते हैं कि हमने खाना खाया। अब खाना खाया और वो खाना जो होता है उसको देखो क्या होता है कि पचाना जरूरत पड़ता है। अब हमको पचाने की क्यों जरूरत है? हम खाना खाए, खाना घुसा बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब हो जाता और एनर्जी मिल जाती है हमको। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने खाना खाया, अब जब भी देखो खाना हम जब खाते हैं तो खाने में देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ये कैसा फूड रहता है? कॉम्प्लेक्स फूड। जो भी हम खा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब कॉम्प्लेक्स फूड होता है, अब ये बहुत ही भारी भरकम क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स रहते हैं हमारे फूड के अंदर। अब उसको क्या करना होता है कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे मान लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारा फ्यूल है। कार्बोहाइड्रेट हमारा फ्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमको एनर्जी मिलती है, तो ये हमारा फ्यूल है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जैसे मैंने चावल में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल को मैंने खा लिया, तो खा लिया और खाते ही हमको एनर्जी ऐसे मिलती नहीं है, उसको पचाना पड़ा। तो क्यों पचा रहे भाई?
सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि पचाने की जरूरत क्यों है, सीधे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो तो एनर्जी का ही काम करता है, तो इससे हमको डायरेक्ट बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती और बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती और हमको एनर्जी देने लगती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी इसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भारी मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते तोड़ते एकदम बहुत तोड़ते 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 एकदम इतना छोटा कर देंगे कि भैया अब ये टूट नहीं सकता है। तो जब उस पोजीशन में आएगा, जब एकदम बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, तब बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अभी ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते 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 एकदम इतना छोटा कर देंगे भैया अब ये टूट नहीं सकता। तो जब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जब से एकदम छोटे में पहुंच जाएगा, तब बॉडी इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो भैया जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो इसका सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, इसका सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। तो बॉडी ग्लूकोज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत ही भारी मॉलिक्यूल्स है। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है, तब इसके लिए जरूरत हमको किसी ना किसी सिस्टम की पड़ती है। अब ये सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिक सिस्टम। अब मान लेते कि डायरेक्ट बॉडी कार्बोहाइड्रेट हमने लिया और कार्बोहाइड्रेट एज इट इज बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, तो हमको डाइजेस्टिक सिस्टम की जरूरत रहती नहीं रहती, हमको जरूरत ही नहीं है। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, बॉडी ने उसको उसी तरह एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करती है। जैसे तुम देखो कभी ग्लूकोज की, नॉर्मली मार्केट में ग्लूकोज मिलता है, तुमने घोला पी लिया, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बॉडी में क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज को घोला पी लिया। तो बॉडी को तुमने कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया, बॉडी को क्या किया, ग्लूकोज दिया, बॉडी अंदर गया, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया और तुमको एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो इसी वजह से। लेकिन यहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो भैया तुमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसको तोड़ के यहां पे पहुंचाना पड़ेगा, तब बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हमको डाइजेस्टिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो भारी भारी मॉलिक्यूल्स हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो भैया क्या करेगा, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गया। अब बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, इसी वजह से हमको डाइजेस्टिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नहीं तो डाइजेस्टिक सिस्टम की जरूरत हमको नहीं थी। ठीक है, तो हम जो फूड खा रहे हैं, जो हमारा फ्यूल है, हम जो फूड खा रहे हैं, तो फूड में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब फूड में जैसे कि हमको भाई जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी की कोई भी चीज नहीं जी सकता, मतलब कि कोई रह नहीं सकता है, चाहे वो इंसान भी है तो इसको भी जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमको भी चाहिए एनर्जी। तो फूड जो होता है तो बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करके रखता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसके अंदर रहता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। तो जैसे हम फूड खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ, अब जीने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो दिन भर हम क्या बैठ के कार्बोहाइड्रेट ही खाएं, और भी चीज़ें हमको खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ जीने के साथ साथ और भी, जैसे कि हमको बॉडी की ग्रोथ करवानी है, तो बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट काम ही नहीं करेगा, तब किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कौन आएगा यहाँ पे, प्रोटीन आ जाएगा। अब मान लेते तो दुनिया भर की बीमारी हो जाती है आदमी को, तब उससे बचने के लिए हमको भाई कुछ और खाना पड़ेगा, तो फिर क्या खाएंगे, विटामिन खाएंगे। ठीक है, तो और भी चीज़ें फूड में हमको, फूड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन रहेगा, फैट मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन मिलेगा, और इनकी मदद से बॉडी क्या करती है, इनकी बॉडी को जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी देगा, प्रोटीन मरम्मत करेगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, विटामिन डी से बचाएगा, फैट भी क्या करेगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो फूड क्या क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज बॉडी एब्जॉर्ब करेगी नहीं, बॉडी इसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ देंगे ले, तो भाई कहां तक इसको तोड़ सकते हैं, हम इसको इतना छोटा कर दें कि भैया ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाए। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपका सिंपल मॉलिक्यूल। तो बॉडी किसको एब्जॉर्ब करती है, सिंपल को, तो सिंपल को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो बॉडी एब्जॉर्ब यहां पे इसको कर लेगी। ठीक है, अब अब आते हैं उसके बाद प्रोटीन। अच्छा, इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो बॉडी में आपको एनर्जी मिल रही है, जिसकी मदद से आप कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो एनर्जी की मदद से ही कर रहे हैं। वो एनर्जी कौन दे रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन। ये भाई साहब
इसकी भी जरूरत पड़ती रहती है बॉडी को। अब इसका क्या होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन भाई बहुत भारी मॉलिक्यूल्स है, बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन को एज इट इज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। किसकी मदद से, इसकी मदद से। अब तोड़ेंगे किसमें, अब देखो इसको तोड़ के हम कहाँ ले जाते हैं, एमिनो एसिड तक ले जाते हैं, और एमिनो एसिड को बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो प्रोटीन को एज इट इज प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते कहां पहुंचा देंगे, एमिनो एसिड तक, और एमिनो एसिड यहां पे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, काम क्या होता है इसका बॉडी में, तो ये हमारे बॉडी की क्या करती है, ग्रोथ करवाती है। बॉडी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस और एक और काम होता है रिपेयरिंग का। ठीक है, तो रिपेयरिंग करने का काम होता है। जैसे कि आदमी जा रहा है जिम, ठीक है, मार रहा है, दनादन डंबल दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डोले शोले उसके बन रहे हैं। अब भाई डोले शोले कैसे बन जा रहे हैं उसके, अब मान लेते हैं कि जैसे उसने हम जिम किए, ठीक है, सपोज दैट, तो जब उसने डंबल उठाए तो यहाँ पे जोर पड़ा, तो जहाँ पे जोर पड़ा तो यहाँ के टिश्यू क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब टूट गए, अब फिर उस क्या करता है, वो एग खाता है या प्रोटीन से कुछ भी खा ले, वो प्रोटीन उसको लेना पड़ेगा, बिना प्रोटीन का काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसने प्रोटीन पिया, तो प्रोटीन पिया, अब वो प्रोटीन क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा, किसकी, जो टिश्यू मेरे टूट गए। अब जो टिश्यू टूटे हैं वो पहले के मुकाबले मजबूत हो जाएंगे, पहले के मुकाबले मजबूत हो जाएंगे। तो पहले से टिश्यू अब क्या हो गए, मजबूत। अब फिर तुम कल गए, फिर तोड़ दिया, फिर प्रोटीन शेक पी रहे हो, फिर तैयार हो रहा है। तो पहले के मुकाबले अब धीरे धीरे देखो ये टिश्यू क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे आदमी के क्या बन जाते हैं, डोले शोले बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसे होता है। ठीक है, तो खेल यहाँ पे प्रोटीन खेलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैट पे। ठीक है, अब फैट को एज इट इज बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो इसको भी तोड़ना होगा। तो ये किस में टूटता है, ये फैटी एसिड में टूट जाता है। अब फैटी एसिड में बॉडी इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का। उसके बाद आते हैं विटामिन में। ठीक है, तो विटामिन को बॉडी एज विटामिन के तौर पे ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ऐसा कंपाउंड होता है जो टूटता ही नहीं है बॉडी में, तो बॉडी इसको एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये हमको डिजीज से बचाता है। ठीक है, किससे बचाता है, डिजीज से। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। ठीक है, लिख लो, बात समझ में आई, चलो लिख लो। हेलो, हाँ भैया क्लास में करते हैं थोड़ी देर में। लिख लिया, देखो हैं, डिजीज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज से बचाता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपने विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपकी आंखों में क्या हो जाती है, रोशनी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या है, डिजीज। जैसे विटामिन डी की कमी हो गई तो आपकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, डिजीज ही है ना। तो विटामिन आपको क्या करता है, उससे बचाता है। जैसे विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो अब बहुत तरह के डिजीज होते हैं जो हो जाते हैं विटामिन की कमी से। ठीक है,
बीमारी, बीमारी, डिजीज इसको हम बोलते हैं। डिजीज मतलब बीमारी ही होता है ना भाई, और क्या बोलूंगा मैं उसको, टीमारी थोड़ी बोल दूंगा। क्या बोल रहा है? टाइफाइड अलग तरह की बीमारी है। देखो एक होती है डिजीज किससे, एक डिजीज होती है किससे, विटामिन की कमी से, एक होती है इंसेक्ट की मदद से। ठीक है, कोई इंसेक्ट आपके बॉडी में आ गया या कोई पैथोजन आ गया, उसके कारण भी आपके क्या हो जाए, जैसे कि एड्स किस तरह की बीमारी है, विटामिन की वजह से होता है। एड्स विटामिन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो विटामिन की कमी से अलग तरह के डिजीज हैं। ठीक है, वायरस के कारण अलग डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से अलग डिजीज है, फंगस के कारण से अलग डिजीज। तो दुनिया कुछ जेनेटिक डिजीज भी हो जाते हैं जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डिजीज आपके बॉडी में होते हैं। ठीक है, देख लिया, देख लिया, चल बढ़ू। ठीक है, तो डिजीज का मतलब बहुत तरह के डिजीज होते हैं। ठीक है, डिजीज एक टॉपिक है, वहां से एक सवाल हर साल पूछता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन डिजीज से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसी वजह से डिजीज को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। बहुत तरह के डिजीज होते हैं। ठीक है, विटामिन की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया फैक्टीरिया जितने भी है सब उसी का। चलो यहाँ से बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ डाइजेस्टिंग सिस्टम की, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिस्टम, digestive system is a system in which complex food molecules converted into simple food molecules। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल फूड में कन्वर्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, उसको सिंपल में डालना है तो ग्लूकोज। प्रोटीन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, किस में डालना है, एमिनो में आ जाएगा। फैट कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड में, तो विटामिन को तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि खाना खाया, पच गया और दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि खाना खाया, ठीक है, और तुरंत बॉडी में गया, तुरंत पच गया और दौड़ लगा रहे हैं, 5 राउंड मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, खाने को पचने में समय लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में ही बहुत समय लग जाता है, लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है ना, अब डिपेंड करता है तुमने क्या करा, पिज्जा खा लोगे तो 7-8 घंटे तक रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती है, क्या तुम खाते हो वो डिपेंड करता है। एवरेज बेसिकली देखा जाए तो 5 से 6 घंटे में खाना पच जाता है तुम्हारा। ठीक है, देखो डाइजेशन जो होता है वो बेसिकली 5 प्रोसेसेस। डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि खाना खाया और पच गया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब और भी होता है, ये बेसिकली 5 चरणों में होता है। डाइजेशन कितने चरणों में, 5 चरणों में होता है। तो डाइजेशन का सिंपल सा मतलब नहीं कि खाना खाया पच गया बस खेल खत्म, अपना आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे, तो बहुत प्रोसेस होता है, 5 चरणों में ही होता है। ठीक है ना, तो 5 चरणों में जो हो रहा है ये भाई साहब, तो अब कौन कौन से चरण है इसको देख लो, कौन कौन से। पहला होता है कौन सा, पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इन करना, इन मतलब इन करना, कुछ क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डालना, मुंह के थ्रू उसको लेना, कुछ ना कुछ आप ठूसोगे, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर ठूसोगे ना, तभी तो भाई पचेगा वो। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पे भैया तुम्हारा खाना, अब तुमने कुछ ना कुछ ठूसा है, तो ठूसा है तो भैया उसका तो पाचन भी तो करना जरूरी है। तो तुमने खाया कुछ भी चीज, तो खाया तो उसको पचाना भी जरूरी है, तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, पाचन। अब मान लेते हैं खाना मेरा पच गया, सपोज दैट खाना मेरा पच गया, तो पचने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण। ठीक है,
अवशोषण हो गया। दूसरा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो खाना आपका एब्जॉर्ब हो चुका है। चौथा प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा समझने वाला है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, स्वांगीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन, ESS होगा, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझो पहले। एसिमिलेशन मतलब खाना मेरा आया, खाना खाया, पहले मैंने मुंह में लिया, पचा, पचने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे कि मेरा कार्बोहाइड्रेट था, टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। अब हमारे अतड़ियों में जाके, मतलब कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद खाने की कहाँ पे जरूरत है, सेल के, बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ताकि वो क्या करे, एनर्जी बनाए, और एनर्जी बना के बॉडी को काम करवाए। ठीक है, अब हमारा खाना पच गया है और एब्जॉर्ब हो गया। और एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बन एकदम जो ग्लूकोज वहां पे तैयार है। ठीक है, अब पूरे बॉडी को पहुंचाना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होंगी, बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे। क्या रहेंगी, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेंगी, ग्लूकोज को पकड़ेंगी और कहां ले जाएंगी, पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचा देंगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज मेरा पड़ा तैयार है। ठीक है, अब वहां से ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, पकड़ेंगे उसको, और फिर क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स। अब मान लेते हैं कि ग्लूकोज यहां से, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां आ जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में आ गया तो ग्लूकोज कहां पे आ गया हमारा, ब्लड में। अब ब्लड तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो उस ब्लड के माध्यम से पूरे के पूरे बॉडी में हर एक हिस्से में हमारा ग्लूकोज पहुंच जाता है। अब पहुंच जाएगा, अब पहुंचने के बाद पहुंचेगा, और उसके बाद बॉडी क्या करेगी, इसका यूज करेगी। तो ग्लूकोज या कोई भी न्यूट्रिएंट हो, अमीनो एसिड हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसका हमारे ब्लड में पहुंचना और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचना। ठीक है, तो ये प्लस उसके साथ साथ उस न्यूट्रिएंट का, चाहे वो ग्लूकोज ही हो या अमीनो एसिड, उसका यूज होना, ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। तो एसिमिलेशन मींस व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हम बना रहे हैं उसका पहुंचाना कहां पे, ब्लड में, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचना, और इसके साथ साथ जो भी चीज हमने पहुंचाया पूरे बॉडी में, सेल के पास पहुंच गया, टिश्यू के पास पहुंच गया, उसका फिर उसका यूज करना। ठीक है, जैसे कि मान लेते ग्लूकोज हमारा पहुंचा, सपोज दैट ग्लूकोज हमारे हर एक सेल के पास पहुंच गया। अब सेल क्या करेगी, लेके तो बैठी नहीं रहेगी, उसका क्या करेगी, काम करेगी, काम करेगी, उससे एनर्जी बनाएगी। तो मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, हमारा कहां पे जो ग्लूकोज है इसका हमारे ब्लड में पहुंचना, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचना, प्लस उसका इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने भैया क्या कर लिया, खा भी लिया, पचा भी लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, यूज भी कर लिया, यूज भी कर लिया। अब क्या हो जाता है, देखो कुछ ना कुछ वेस्ट बच जाता है। अब जैसे गन्ना का जूस पीने जाते हो तो पूरा गन्ना थोड़े चबा जाते हो। अब क्या करता है बेचारा वो गन्ने वाला, क्या करता है, उससे जूस निकालता है, अब पूरा जितना हो सकता है 5 बार 10 बार मोड़ के दाएं दाएं करके घुसेड़ के निकालता है, एक बूंद नहीं बचाना चाहता वो है, तो पूरा एकदम डाल के पूरा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो वेस्ट तो बचेगा ही ना, तो उस वेस्ट का क्या करता है, फेंक देता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं। तो हमने भी जो खाना खाया है तो बॉडी ने जितना न्यूट्रिएंट था निकाल ले लिया, तो कुछ ना कुछ वेस्ट बच गया, उस वेस्ट का क्या करेंगे, उसको बॉडी में अगर रहेगा तो बॉडी को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तो उसको निकालना जरूरी होता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, इजेशन। ठीक है, इजेशन, इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, मल त्याग। ठीक है, तो सुबह सुबह तुम जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, इजेशन ही कर रहे हो। ठीक है ना, तो सुबह सुबह जो जाते हो पॉटी करने, तो यही होता है, वो इजेशन ही होता है वो। ठीक है, तो बेसिकली 5 चरणों में कंप्लीट हमारा डाइजेशन होता है। पहला वो क्या हो गया, इनजेशन, इन करना, तो मतलब पहला क्या हो गया, खाना, दूसरा क्या हो गया, पचाना, तीसरा क्या हो गया, अवशोषण करना, और चौथा क्या हो गया, यूज कर लेना। ठीक है, उसका स्वांगीकरण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, और लास्ट में जो बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। दिस प्रोसेस इज टोटली कंप्लीट क्या है, डाइजेशन। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछेगा कि आपको ये 4 चरण दे दिए जाएंगे या 5 चरण दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि बताइए आप इसको ऑर्डर में क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। क्वेश्चन यही पूछेगा, और कुछ नहीं पूछ सकता, ज्यादा ज्यादा यहां से ये पूछ सकता है कि बताइए कि एसिमिलेशन का काम क्या होता है। एसिमिलेशन मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है,
हमारे जो भी न्यूट्रेंट है उसका हमारे ब्लड में पहुंचना और हमारे सेल और टिश्यू के जरिए इसका यूज कर लेना। ठीक है, लिख ही लो, ज़्यादा सही रहेगा। तुम लोग पे भरोसा नहीं है ना, भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, तो न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड यूज बाय सेल एंड टिश्यू, इसी को एसिमिलेशन बोल देते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड, कुछ भी हो, उसको कहाँ पहुँच जाना है? ब्लड में पहुँच जाना, और उसके बाद सेल और टिश्यू के जरिए इसका यूज कर लेना। यही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर आपको बताना है किस तरह होगा, यही एग्जाम में पूछता है, ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और एक और चीज जो आपको कंफ्यूज कहाँ करेगा, देखो एक और पूछेगा यहाँ पे, कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्सर्जन। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। अब देखो, उत्सर्जन और इजेशन दोनों अलग चीजें। अब जो इजेशन जो होता है, जब भी बॉडी से कोई सॉलिड पार्ट, सॉलिड फॉर्म में हम कोई भी मल को निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वही अगर वेस्ट हम लिक्विड फॉर्म में निकालें तो तब क्या नाम करेगा? तब एक्सक्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ये होता है कौन सा? ये होता है वाटर वेस्ट होता है। ठीक है, वाटर मतलब लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में कोई वेस्ट को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में किसी वेस्ट को निकाल रहे हैं, और यहाँ पे किस में? सॉलिड फॉर्म में वेस्ट को निकाल रहे हैं। अब ये मत पूछ लेना कि सर पेट खराब हो जाएगा, तब तो यही हो जाता है। ठीक है ना, अब बोल देगा भाई वो तो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, पेट खराब हो गया, तो भाई वो बात अलग है, वो स्पेशल केस है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में ही तुम्हारा निकलेगा, पेटवा खराब हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा कि इजेशन उड़ा देगा और एक्सक्रेशन डाल देगा। ठीक है, और तुम इसको टिक अगर कर दोगे तो एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देखना कि भैया इसका मतलब होगा सॉलिड वेस्ट का बॉडी से निकलना, और इसका मतलब होता है लिक्विड, जैसे पसीना बॉडी से निकल रहा, एक्सक्रेशन ही है। ठीक है, और लिक्विड नहीं, गैस भी बोल सकता हूं मैं, जैसे कि तो सांस को मैंने बाहर निकाला तो मेरे लिए क्या है? वेस्ट है। तो CO2 को मैं निकाल रहा हूं तो मेरे लिए तो वेस्ट ही है ना वो, तो गैस के फॉर्म में निकाल रहा हूं तो इसको भी क्या कहूंगा? एक्सक्रेशन ही बोलूंगा। सॉलिड फॉर्म में कोई भी निकालूंगा तो इजेशन, और लिक्विड या गैस के फॉर्म में निकालूंगा तो उसको उत्सर्जन बोलेंगे। एग्जाम में आपसे यही करता है, इसको उड़ा देगा, ये डाल देगा। तो इसको टिक नहीं करने का है, इसको टिक करने का। तो ये 5 चरण है। ठीक है, तो पहला चरण कौन सा है? 5 चरण याद रहेंगे। अरेंज, आपको एग्जाम में यही अरेंज करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? ठूसना। तो पहला क्या होगा? इनजेशन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस पचाना। ठीक है, डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। चौथा एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। ठीक है, इजेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है लिक्विड या सॉलिड वेस्ट का बॉडी से निकलना। इसको नहीं टिक करना, एग्जाम में कभी अगर आ गया, अगर ये ऑप्शन में रहा तो इसको टिक नहीं करना। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? बढ़े क्या बोला? स्वांगीकरण के बाद क्या होगा? यूज कर लिया, यहां पे खाना, यहां पे पचाया, यहां पे अवशोषित कर लिया, यहां पे यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो बच गया, ये यूज कर लिया आपने, तो यूज कर लिया। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे? यहां पे रखेंगे ना, तो लास्ट में आएगा ना। ऐसा थोड़ा है कि पहले जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे और उसके बाद एब्जॉर्प्शन में हम बाद में करवाएंगे, यूज बाद में करवाएंगे। ऐसा तो लास्ट में, मल तक कहाँ होगा? सबसे लास्ट में। मतलब अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब जितना था हमने, जो भी न्यूट्रिएंट था, जो भी हमारे लिए यूजफुल था, हमने उससे निकाल लिया। अब कुछ के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा है तो भाई इसको क्या करेंगे? अब लास्ट में इसी को, बॉडी को लास्ट में निकालेंगे। तो ये होता है आपका लास्ट प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं, देखो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिक सिस्टम में। तो डाइजेस्टिक सिस्टम में हम अभी तक हमने टॉपिक को स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, अभी टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया। डाइजेस्टिक सिस्टम में बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना, अब यहां से स्टार्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तो डाइजेस्टिक सिस्टम जो होता है आपका, डाइजेस्टिक सिस्टम, तो सिस्टम मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन यहां पे इन्वॉल्व हैं। सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। कौन कौन से ऑर्गन है? यहां पे देखो। तो इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बतिया मत करो यार,
क्या हुआ, बतिया क्यों रहा है? हमसे ना बतियाता नहीं है, हैं? हम बोलते हैं हमसे बतियाओ भाई, सारे दुख दर्द तुम्हारे दूर कर देंगे, हैं? क्लास के भी, पर्सनल भी, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बतियाता ही नहीं है। बताओ, यहाँ पे देखो डाइजेस्टिक सिस्टम में बेसिकली क्या क्या हमको पढ़ना। अब देखो यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको डिवाइडेड करते हैं, एक वो सिस्टम जहाँ पे मेरा खाना पचता है और एक वो सिस्टम जो खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत तरह की ग्लैंड भी पाई जाती हैं। ग्लैंड मतलब ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, और वो डाइजेस्टिक एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह की आपके पास डाइजेस्टिक ग्लैंड पाई जाएंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाचन ग्रंथि, ठीक है। पाचन ग्रंथियां इसको पाई जाती हैं। इसका काम क्या होता है, तो जो हम खा रहे हैं उसको पचाने में ये मदद करती है। अगर मान लेते ये नहीं रही तो खाना आपका नहीं पचने वाला, जैसे खाया था वैसे निकल जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी फिर, ठीक है। तो डाइजेस्टिंग तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये भाई ये क्या करता है, खाने को पचाने में, अगर ये नहीं रहा तो खाना आपका पचेगा ही नहीं। तो ये बेसिकली खाने को पचाने में मदद करता है, कौन से, डाइजेस्टिक ग्लैंड, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, तो एक देखेंगे कौन सी है, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरी देखो कौन सी है, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं, ठीक है। बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, तो हिंदी में ऑप्शन यही था, जिगर ही था, यकृत नहीं डाला था, ठीक है। तो दोनों होते हैं, जिगर या यकृत, ठीक है। उसके बाद एक और कौन सा होता है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोल रहा है, अग्नाशय, क्या बोल रहा है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अच्छा जठर ग्रंथि नहीं, वो दूसरा है, वो आएंगे, वो कहां पाया जाता है, आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ग्लैंड जो आपको खाने में पचाने में मदद करती है। अब आते हैं कि खाना कहां कहां से जाता है। खाना खाया कहां गया, माउथ में। तो माउथ में देखो, जैसे आप मुंह खोलो, अंदर का जो हिस्सा है, खाली हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, माउथ कैविटी। तो कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो मुंह जैसे खाना खाते हैं तो मुंह जैसे खोला, अंदर घुसड़ लिया, तो ये क्या है, ये क्या है आपका माउथ कैविटी, इसको हम बोलते हैं। तो पहले खाना कहां जाएगा, आपके माउथ कैविटी में जाएगा। तो पहला खाना आपका कहां गया, अच्छा माउथ कैविटी नहीं, पहले यहां पे लिखो एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या होता है, जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहार नल, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, ये होती है 9 मीटर के आसपास, या इसी को बोल देंगे 33 फीट के आसपास, ठीक है। 9 मीटर या 33 फीट, तो मतलब कि 9 मीटर का पाइप आपके बॉडी में है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक पाइप है और उसी पाइप के थ्रू खाना आपका बॉडी में मूव कर रहा है। और ये पाइप कितना बड़ा है, 9 मीटर। अब मान लेते हैं कि आप किस फ्लोर में, अभी 3rd फ्लोर में है कि 2nd फ्लोर में, 2nd फ्लोर में। नीचे से धागा लो, ऊपर तक खींच दो, 9 मीटर की बिल्डिंग होगी ये, या ज़्यादा ही हो सकता है, कम ही होगी। मतलब कि 3 फ्लोर इतना लंबा आपका पाइप आपके बॉडी के अंदर है, समझ रहे हो ना। तो इतना बड़ा पाइप आपके बॉडी के अंदर है, 9 मीटर बहुत बड़ा हो गया नहीं, कम से कम आपके 2nd फ्लोर तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा पाइप आपके बॉडी में है, और ये बेसिकली क्या करता है, खाने, यहाँ पे क्या होता है, खाने का मूवमेंट होते रहता है आपके बॉडी में। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ कैविटी से। तो माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है, तो ये लिख लो पहले, क्या हो जाएगा आपका माउथ कैविटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुंह गुहा, गुफा नहीं, गुहा, ठीक है, माउथ कैविटी। उसके बाद देखो आपने खाना खाया, मुंह में उसको चबाया, चबाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप के थ्रू नीचे जाएगा। तो इस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस को ही हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है।
ठीक है, फूड पाइप। उसके बाद आएगा इसोफेगस के बाद कहाँ जाता है खाना, इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा खाना, यहाँ से आया, यहाँ के बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। कहाँ पे जाता है, स्टमक में। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय नहीं बेटा, अमाशय, अमाशय बोलते हैं, ठीक है। स्टमक को कभी देखा है, इसको स्टमक को कभी देखा है कि नहीं। पतरी खाए हो, पतरी, चिकन खाए हो, उसमें एक हिस्सा रहता है, जब गांव में बोलता है उसको पतरी बोलता है कि नहीं। अब देखो जब जाओगे तुम खरीदने के लिए चिकन, तो जैसे वो काटता है, काटने के बाद देखना एक हिस्सा काटेगा, इसको ऐसे खोल देगा, उसको फिर साफ करके तब तुमको देगा। तो बेसिकली क्या खोल रहा है, वो स्टमक को ही खोलता है। जैसे कि उसने क्या किया, चिकन काटेगा, देखना काटेगा, काटने के बाद देखना एक और रहेगा जिसको तुम बोलना अभी आज ही जाके बोलना कि हमको पतरी खाना है। तो वो बेसिकली पतरी क्या होता है, स्टमक होता है। वो जाओगे, वो क्या करता है, स्टमक रहता है, उसको काटेगा, ऐसे खोलेगा। तो काटने के बाद खोला तो उसमें देखना बहुत सारा डस्ट वर्ड्स निकलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, वो डाइजेस्टिक फूड रहता है, उसको हटाएगा और उसको बाद साफ करके तुमको देगा और तुम उसी को खा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक बेसिकली क्या होता है, गांव में तो हम गांव में इसको बोलता है पतरी बोलता है, सुना है कि नहीं कभी नाम, सुना है ना। तो पतरी बेसिकली क्या है, स्टमक ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारी अतड़ियाँ। तो स्टमक के बाद खाना पचा, अब इसके बाद कहाँ जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटकी आंत में। कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 से लेके 7.5 मीटर के आसपास, ठीक है। और इसकी लंबाई कहाँ गया, इसोफेगस से कितनी होती है, ये होता है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये कौन सी है, बड़ की आंत है, ठीक है, ये बड़ की आंत है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। और इसके बाद फाइनली खाना कहाँ पहुंचता है, आपके एनएस में, और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये पूरा आपका होता है सिस्टम। तो एलिमेंट्री, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल मैंने क्या बोला, आपके अंदर एक पाइप है जिसके थ्रू खाना क्या होता है, घूमते रहता है। और ये पाइप कितना बड़ा है, 9 मीटर का है, ठीक है। 9 मीटर का पाइप तुम्हारे बॉडी में घुसेड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ कैविटी से। तो माउथ कैविटी के बाद कहाँ जाएगा, माउथ में आया, आपने उसको क्या किया, चबाया, चबाने के बाद कहाँ जाएगा, अंदर। तो अंदर कहाँ, इसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में, ठीक है ना। स्टमक में गया, यहाँ पे खाना पचता है, बेसिकली यहीं पे 4-5 घंटे पचता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच जाता, यहाँ पे पच गया पूरी तरह से, थोड़ा बहुत जो भी बच जाता है यहाँ पे पूरी तरह से पच जाता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आते आते खाना आपका पूरा पच गया और एब्जॉर्ब भी यहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट बच गया है, ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट बचा है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो उस जो वेस्ट है उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी वानी होता है उसको ये भाई साहब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे पूरा पानी यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो बच गया वेस्ट वो एनएस के थ्रू बाहर बॉडी से हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है और इसको मदद कौन कर रहा है, ये वाला सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो ये खाने को नहीं पचा पाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद लार्ज, उसके बाद एनएस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब लिख लो। क्या बोल रहा है, फिट है, फिट है? अरे वो मीटर में है, वो फिट में है। क्या, ये 9 मीटर है, इसी को हम किस में लिख दिया मैंने, फिट में, समझा। कैलकुलेट करके आना कल, ठीक है, कर लो, ठीक है, लिखो इसको, ठीक है। अब देखो ये जो एवरेज, देखो अब 9 फीट क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये एवरेज है, ये घट बढ़ सकता है। अब मान लेता हूं कि मैं राजपाल यादव की निकालूंगा तो 9 फीट से क्या हो जाएगा, कम होगा। अब वहीं पे अगर मैं किसकी निकालूं, खली की निकालूं तो 9 मीटर से तो ज्यादा चला जाएगा।
तो ये जो वैल्यू है वो कैसी है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 9 मीटर के आसपास है, और इसी का अगर देखा जाए फीट में तो 33 फीट के आसपास हो सकता है, मतलब कि आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो जो डाटा होगा देखो आगे पीछे डाटा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये जो है एवरेज वैल्यू है, ये भी वैल्यू कैसी है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, ये याद रखना है, फिक्स नहीं है कि 9 मीटर, मतलब हर बॉडी के अंदर 9 मीटर की जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि आदमी बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे कि मैंने किसके बारे में बात किया, खली के बारे में, तो 9 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, राजपाल के बारे में करूंगा तो भाई 9 फीट से कम हो जाएगा, तो ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, कहीं 7 हो, कहीं 10 हो, कहीं 11 हो, तो आपको अगर मान लेते हैं आंसर टिक करना है एग्जाम में, तो जो इसके आसपास का आंसर होगा उसी को आपको टिक करना है। जैसे 33 फीट है तो हो सकता है कि आपको 30 दे दिया हो, ठीक है, 30 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, तो आपको कौन सा टिक करना है, जो इसके नियरेस्ट में हो, ठीक है। वैसे ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये बात लिख लो यहाँ पे, एवरेज, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, बात समझ में आई, वो कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो हो सकता है कि 9 मीटर हो सकता है कि वो किसके आसपास हो सकता है कि भाई साहब 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 33 से तो हो सकता है 30 भी हो सकता है, या हो सकता है कि 33 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ये याद रख लो। बढ़े आगे, बढ़े, चलो यहाँ पे हमने इसको देख लिया, अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, माउथ कैविटी से, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है ये कि ना, देखो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लंबाई देखो कितनी है, 6 से लेके 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की देखो 1.5 मीटर, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल, और इसको बोल रहे हैं लार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसमें जो नाम पड़ा है इसका स्मॉल और लार्ज, इसकी लंबाई के आधार पे नहीं है, ठीक है, इसकी ब्रॉडनेस की वजह से। जैसे कि मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ, तो पाइप अगर निकालना चाहूँ तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्शन, लेकिन लार्ज का निकालो तो थोड़ा सा ब्रॉड निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लेते कोई पाइप होता है, छोटा पाइप, एक होता है बड़ा पाइप, मतलब ब्रॉड ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसका ज्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, कम है, तो उसी के आधार पे इसका नाम पड़ा है, ना कि इसकी लंबाई के आधार पे, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉल है तो भैया सबसे ज्यादा इसकी लंबाई इसी की है, लेकिन नाम बोल रहे हैं स्मॉल, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग नाम रखा है, ठीक, कौन कितना मोटा है, तो मोटा सबसे ज्यादा कौन है, ये, इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, स्मॉल, इसी वजह इसका नाम क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो अब आते हैं माउथ कैविटी पे। तो पहला हम क्या लिखेंगे, माउथ कैविटी, ठीक है, पहले आते हैं माउथ कैविटी पे। अब देखो माउथ कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, माउथ कैविटी में क्या क्या पाया जाएगा, आपका पाया जाएगा टंग, पाया जाएगा कि नहीं, आपकी टंग रहेगी कि नहीं, आपकी जीभ, उसके बाद क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं, दांत, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा दांत हो गया, टीथ, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड भी आपकी यहीं पे पाई जाएगी, ठीक है। तो माउथ कैविटी में आपके टंग रहेंगे, टीथ रहेंगे, और आपकी सलेवरी ग्लैंड, ये तीनों चीजें आपके माउथ कैविटी में पाई जाएगी। जैसे कि दांत, अपने मुंह खोलोगे तो जीभ है, दांत है, और सलेवरी ग्लैंड कहाँ रहती है, यहीं पे गाल के, ये कान के पास रहेगी, और आऊंगा भी सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाए, बस ये समझो कि ये माउथ कैविटी में ही पाई जाती है, ठीक है। तो पहले मैं टंग को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद टीथ, उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको लिखो तब मैं स्टार्ट करता हूँ।
पढ़ो, ठीक है। चलो आते हैं टंग पे। तो पहले हेडिंग लगाओ टंग। ठीक है, अब देखो टंग के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है कि देखो टंग जो होता है पीछे से कनेक्टेड रहता है एक बॉन्ड से, ठीक है, ठीक है, हेलाइट बॉन्ड से पढ़ाया था पहले। तो ये बात देखो, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, तो पोस्टेरियर रीजन जो होता है, पोस्टेरियर एरिया ऑफ टंग कनेक्टेड विथ किससे, हाइलाइट बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, बॉन्ड में ही पढ़ा था ये, ठीक है। अब देखो टंग जो होती है पीछे से कनेक्टेड होती है, लेकिन आगे से क्या होती है, फ्री रहती है। तो आगे से किसी भी तरह का कनेक्शन जीभ में नहीं रहता है, इसी वजह से इसको जैसे मन तैसे आगे से क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। तो एंटेरियर पार्ट जो होता है इसका, एंटेरियर पार्ट ऑफ टंग क्या होता है, फ्री रहता है। कैसा रहता है, फ्री रहता है। अब देखो नीचे से, ठीक है, नीचे से देखो जीभ को, लोअर पार्ट ऑफ द टंग क्या किसी से कनेक्टेड रहता है, ये लोअर पार्ट ऑफ टंग या किसी से कनेक्टेड रहता है। अब देखो भाई, जीभ को उठाओ, नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है, तो नीचे से भी कनेक्टेड है, ठीक है, पीछे से कनेक्टेड है बॉन्ड से, आगे से फ्री है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो नीचे से भी ये कनेक्टेड होती है, और जिससे कनेक्टेड रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनुलम लिंगवी। इससे ये कनेक्टेड रहता है। तो नीचे से जिस पार्ट से सब ये कनेक्टेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगवी, ठीक है। चलो इसको लिखो। और टंग का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ, अगर टंग पूछा जाए तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, टू डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और एक और काम क्या होता है, हेल्प इन टू स्पीक, बोलने में क्या करता है, मदद करता है। अगर तुम्हारी जीवान काट दूं तो क्या तुम बोल पाओगे, नहीं काट पाओगे। फिल्मों में अक्सर क्या करते हैं, गवाह को क्या किया जाता है, उसकी जीभ ही काट देते हैं, बेचारा बोल ही नहीं पाए कोर्ट में, है कि नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो जीभ को काट देंगे तो भाई बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जीभ भी क्या करती है, बोलने में मदद करती है। इशारों में बात करोगे नहीं, चलो फ्रेनुलम लिंगवी, FRENULUM LINGUAE, ठीक है। तो नीचे से जिससे जुड़ा रहता है उसका नाम है फ्रेनुलम लिंगवी, पीछे से जुड़ा रहता है बॉन्ड का हैलाइट बॉन्ड, और आगे से फ्री रहती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, टू डिटेक्ट टेस्ट एंड हेल्प इन, ठीक है, किसमें, बोलने में ये मदद करती है। बढ़ो आगे, देख लिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर, जीभ का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जीभ में क्या हो जाता है, देखो जीभ में तुम क्या करते हो, टेस्ट को डिटेक्ट करते हो। तो आखिर भाई जीभ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम टेस्ट को डिटेक्ट करते हो। कभी देखना, अगर जीभ को देखा होगा कभी भी, जीभ कभी निकाल के देखना, मिरर में आके देखना, जीभ में डॉट 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 आपको नजर आएंगे, दानेदार संरचना आपको नजर आती है, देखा है कि नहीं कभी। जीभ को साफ किया होगा तो देखा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जीभ को अगर साफ किया होगा तो पता चला होगा, नहीं किया तो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो जीभ में देखना ऐसे बहुत सारे डॉट डॉट आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये दानेदार संरचना बेसिकली क्या है, इस दानेदार संरचना को हम बोलते हैं पैपली। क्या बोलते हैं, पैपली बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैपली। पैपली बेसिकली क्या करते हैं, इस दानेदार संरचना के अंदर पाए जाते हैं क्या, इस पैपली के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड, और इसी टेस्ट बर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, स्वाद को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली आपके पास पाई जाती हैं जो दानेदार संरचना, वो क्या है, पैपली, और उस पैपली के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड। ये भाई साहब क्या करता है,
टेस्ट को क्या करता है ये, टू डिटेक्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो बेसिकली हमारे जीभ में 4 तरह के पेपली पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला लिखोगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या कि 4 टाइप के हमारे जीभ में पाए जाते हैं पेपली। 4 टाइप ऑफ, 4 नहीं, अपर सरफेस ऑफ द टंग। हमारी जो टंग है उसके ऊपरी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, पैपली पाए जाते हैं, ठीक है। पैपलीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैपलीज पाए जाते हैं। ये पैपली का काम क्या होता है, पैपली का काम क्या होता है, ये पैपलीज जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं क्या, टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द टेस्ट, ठीक है। तो ये भाई साहब अलग अलग तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जिसके पास जितनी पैपली होगी वो स्वाद को उतना ज्यादा डिटेक्ट करेगा, जिसके पास पैपली जितनी कम होगी वो टेस्ट को उतना कम डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि पैपली के अंदर ही क्या है, टेस्ट बर्ड है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी पैपली, जिसके पास जितना टेस्ट बर्ड, उल्टा, जिसके पास जितना टेस्ट बर्ड होगा वो उतना ज्यादा टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। जिसके पास टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाएगा वो टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पैपली पाई जाती है हमारे अपर सरफेस पे। तो बेसिकली 4 तरह की पैपली होती है, ठीक है। कौन कौन सी देखते हैं एक तरह। तो 4 तरह की पैपली हो जाती है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा ये हो गई मेरी टंग मेरी नहीं, किसी और की होगी, ठीक है। ये हो गई टंग, ये हो गई टंग, ठीक है। और टंग होती है ऐसे, यहीं पे देखो, यहाँ पे एक इस तरह से आपको टॉन्सिल पाई जाती है। कभी होगा, कभी टॉन्सिल आपकी हो जाती है, फूल जाती है कि नहीं, यहाँ पे टॉन्सिल हो जाता है, ठीक है। तो जीभ के पीछे ये यहाँ पे संरचना होती है जिसको बोलते हैं टॉन्सिल, यहीं पाई जाती है। अब देखो जीभ के सबसे पीछे में बहुत तरह की मैंने क्या बोला कि पैपली पाई जाती है। बेसिकली हमारे टोटल 4 तरह की पैपली होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जीभ में बेसिकली 3 ही तरह की पैपली पाई जाती है। तो ये जो डॉट डॉट जो संरचना है, ठीक है, दानेदार संरचना, बेसिकली क्या होती है, पैपलीज है। अब देखो जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से में जो पैपली पाई जाती है, जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से में जो जीभ है इसके सबसे पीछे में अगर कोई पैपली पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सर्कमवेलेट पैपली। क्या नाम है इसका, सर्कमवेलेट पैपली नाम है इसका, सर्कमवेलेट पैपली। कैसे नाम याद करेंगे, मान लेता हूं कि ये पूरा जीभ, मान लेता हूं कि ये एक जीभ है, ये इसका सर्कल, तो इसका सर्कल कहां पड़ गया, इसके पीछे में। ये मान लेते इसका सर्कल है, तो इसके सर्कल में कौन सी है, ये वाली पैपली। तो सर्कल से याद क्या करेंगे, सर्कमवेलेट पैपली, याद रहेगा। तो सर्कम में, इसी के सर्कमफेरेंस में है ना, इसी के सर्कमफेरेंस, मान लेता कि ये आपका क्या होता है, सर्कल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पे ही आपकी क्या मिल गई, ये वाली पैपली, और इसी वजह इसका नाम क्या पड़ गया, सर्कमवेलेट पैपली। क्या नाम है, सर्कमवेलेट पैपली। क्या नाम है, क्या नाम है, सर्कमवेलेट पैपली। तो सर्कमवेलेट पैपली इसको पाई जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी पैपली यहाँ पे हैं, और भी हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी पैपली आपकी यहाँ पे पाई जाती है। तो दुनिया भर के ये बहुत सारी संरचना आपको पाई जाएगी, ठीक है। इसी में से कहीं आपको मिलेगी कौन सी, एक मिल जाएगी आपको फिलीफॉर्म पैपली, और एक मिल जाएगी कहीं पे आपको फंगीफॉर्म पैपली। यार कौन मार रहा है, ठीक है। और एक होती है कौन सी, फॉलिएटेड पैपली, ठीक है। तो 4 तरह के पैपली है, कौन कौन सी है, सर्कमवेलेट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली, फंगीफॉर्म पैपली और फॉलिएटेड पैपली। अब देखो इनका काम क्या होता है। सर्कमवेलेट पैपली जो होती है, देखो सबसे कम पैपली अगर किसी के पास पाई जाती है तो यही, तो सबसे कम, तो सबसे लेस पैपली इसी के पास होती है, ठीक है। सबसे कम पैपली इसी के पास होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखो तब जाके लिखते हैं। ऐसे जैसे मैंने जगह मैंने छोड़ी है वैसे ही जगह तुम छोड़ देना, ठीक है। इसको पहले लिखो, 4 पैपली कौन कौन सी, सर्कमवेलेट, फॉलिएटेड, फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म। सबसे पीछे में कौन सी है, सर्कमवेलेट।
अरे भाई तभी तो जगह छोड़वाए हैं, लिखे नहीं है अभी, रुको। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बल्लू ऐसे जगह छोड़ देना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखवाना है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपना जीव निकाल के रख दो, पूरा पेज ही आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर्कमवेलेंट पेपली। तो यहां पे देखेंगे लेस नंबर ऑफ पेपली। तो सबसे कम पेपली कहां पाई जाती हैं? सर्कमवेलेंट पेपली में सबसे कम। लेकिन इन पेपली में है तो ये नंबर में लेस, लेकिन इन पेपली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड पाया जाता है। तो पेपली है सबसे कम, ठीक है, लेकिन इन पेपली के अंदर टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो पेपली है सबसे कम, लेकिन टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे क्या लिखेंगे? मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड। तो सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड यहीं पे पाई जाती हैं। और ये भाई साहब किस टेस्ट को डिटेक्ट करता है? तो ये भाई साहब किसको डिटेक्ट करता है? ये करता है बीटर टेस्ट को। बीटर टेस्ट को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा करता है? ये बीटर टेस्ट को ये डिटेक्ट करता है। बीटर मतलब कड़वे को। ये कड़वा जो होता है इस डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर्कमवेलेंट पेपली कौन से टेस्ट को डिटेक्ट करता है? कड़वे को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब कड़वा और कहां पे? पीछे की तरफ। ठीक है, अब देखो ये क्या है? मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड है, सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड इसी के पास है। तो सबसे ज्यादा टेस्ट कड़वा कौन डिटेक्ट करेगा? यही। अब देखो होता है क्या कि देखो जब भी तुम मीठा खाओ तो ज्यादा देर तक मुंह में टिकता नहीं है। रसगुल्ला खाओ, मैंने नहीं भरेगा, सोचता और एक और खा लेते हैं, दन फिर तीसरा, चौथा पर दिया जा रहे हो, क्योंकि मुंह में टेस्ट मीठा जल्दी टिकता ही नहीं है। अब वही तुमको दे देंगे कड़वा कोई भी चीज, करेला खाने के लिए, एक ही खाओगे उसी में मन खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कड़वा जो टेस्ट होता है वो मुंह में ज्यादा समय तक टिका रहता है। कभी कड़वा कोई भी कड़वा चीज पियो तो एकदम ऐसे से आदमी करने लगता है, तो ऐसे करता है तो बहुत लंबे सब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक टिका रहेगा, मतलब कि मीठे के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय तक आपके मुंह में वो डिटेक्ट होता रहेगा, मतलब लंबे समय तक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके सर्कमवेलेंट पेपली क्या कर रही है? कड़वे टेस्ट को क्या कर रही है? डिटेक्ट कर रही है। और मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड किसके पास है? इसी के पास है। तो सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड इसके पास है, तो ये क्या करेगा? थोड़ा लंबे समय तक क्या करेगा? कड़वे को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो मीठा खाएंगे तो वो जल्दी टिकता नहीं मुंह में, लेकिन कड़वा खाएंगे तो थोड़ा सा लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है तो टेस्ट कड़वे को थोड़ा सा लंबे समय तक क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आते हैं फिलीफॉर्म। ये एक ऐसी पेपली, अच्छा इसके बाद फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म क्या होती है? और ये फंगीफॉर्म, इसका देखो पिंक कलर की होती है, तो आपकी जीभ भी कैसी है? पिंक कलर की है कि नहीं? ठीक है ना, पिंक कलर की है, कभी कभी ये व्हाइट भी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है अभी आएंगे उस पर भी। क्लास में करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिलीफॉर्म जो होती है, फंगीफॉर्म, ठीक है, ये पिंक कलर की होती है। और ये किस टेस्ट को डिटेक्ट करती है? तो ये बहुत सारे जितने टेस्ट आपके बच गए हैं जीभ में, सबको यही डिटेक्ट करेगी। जैसे कि कौन सा? स्वीट, ठीक है, उसके बाद साल्टी, ठीक है, नमकीन, ठीक है ना, साल्टी टेस्ट जो होता है इसको भी यही डिटेक्ट करेगा। और उसके बाद जो आपका कौन सा हो गया? खट्टा, तो ये भी यही इसी को। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को यही डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा? स्वीट, मीठा, और कौन सा? साल्टी, और कौन सा बच गया? सॉर, मतलब कौन सा? खट्टा। इन सारे टेस्ट को ये डिटेक्ट करता है। अब इस पे आते हैं। ये भाई साहब देखो, ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का, और इसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है, तो नो टेस्ट बर्ड फाउंड। अब इसके अंदर जब कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है, तो क्या ये किसी तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो टेस्ट डिटेक्ट।
तो यहाँ पे किसी भी तरह का टेस्ट डिटेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेपली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डिटेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिलीफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? कड़वा। बाकी जितना भी रह गया टेस्ट वो सब ये भाई साहब डिटेक्ट करेगा। ये इसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से कोई भी टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ पेपली अगर कहीं पाई जाती हैं तो ये फिलीफॉर्म में जाता है। मोस्ट नंबर ऑफ पेपली कहाँ पाई जाती हैं? आपकी फिलीफॉर्म में। सबसे कम कहाँ? इसमें। सबसे ज्यादा कहाँ? इसमें। अब ये समझने वाली बात यहाँ पे है कि भैया जब इसके पास सबसे ज्यादा पैपली है और उन पैपली में क्या है? टेस्ट बर्ड नहीं है। पैपली तो है इसके अंदर, लेकिन इसके ये पैपली तो है लेकिन इसके अंदर कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। तो टेस्ट बर्ड नहीं तो कोई टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो भाई तब इसका काम क्या है? कुछ ना कुछ तो काम हो ना। ऐसे तो कोई बेकार चीज तो होगी नहीं तुम्हारे तरह, है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसेशन ऑफ द टंग। ठीक है, किसके लिए? सेंसेशन ऑफ टंग। तो कभी कभी देखा होगा कि आपका जो टंग होता है वो काफी सेंसिटिव रहता है। तो वो सेंसिटिव जो है वो किसके लिए है? किसके कारण है? फिलीफॉर्म की वजह से। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? सेंसेशन ऑफ टंग के लिए होता है। ठीक है, अब देखो होता है कभी कभी क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम क्या करते हो, रोज सुबह टंग को क्लीन करते हो। ठीक है, जब तुम टंग को क्लीन नहीं करोगे तो जीभ में देखना एक वाइट लेयर आपके जीभ के ऊपर आ जाती है। ठीक है, वो जो व्हाइट लेयर आती है बेसिकली वो क्या होता है? वो होता है डेड कैरोटीन होता है। ठीक है, वो डेड कैरोटीन आपके जीभ में क्या हो जाता है? जमने लगता है। ठीक है, डेड कैरोटीन जो होता है आपके जीभ में जमने लगता है। अगर आपने अपने टंग को क्लीन नहीं किया तो वो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो फंगल इन्फेक्शन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कैंडिडा। ठीक है, तो कभी कभी देखो जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बोलता है? पहले आंख दिखाओ, जीभ दिखाओ। तो जीभ ये क्यों दिखाता है? ये नॉर्मली देखना चाहता है कि भैया कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तुमको। ठीक है, तो बेसिकली जीभ के अंदर ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली जो डेड कैरोटीन जो होता है वो इसी पेपली के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, अगर तुमने जीभ को क्लीन नहीं किया तो वो व्हाइट डेड कैरोटीन आपके जीभ में जमते जाएगा। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? एक फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। और इस फंगल इन्फेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? कैंडिडा। ठीक है, तो पहले इसको लिखो तब जाके लिखवाते हैं।